अलग अलग चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स का अलग अलग मतलब है। तो इसका जो पहला चैप्टर इस्तेमाल स्टार्ट होता है वो होता है लेवी एंड कलेक्शन। लेवी एंड कलेक्शन क्या है? देखो ये सीक्वेंस है। जैसे कभी कोई क्लाइंट आपके पास आया और आपको बोलने लगा कि मेरा जीएसटी का काम करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, मुझे ये करना है वो करना है, तो आप मुझे सलाह देने की कोशिश करोगे, वो तभी दे पाओगे जब आपको कानून पता होगा। आप उससे क्वेश्चन क्या क्या पूछने चाहिए आपको वो पता तब चलेंगे जब आपको पता होगा कि यार ये चीजें मुझे उससे जानने की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में ये सब चीजें उसके पास होनी चाहिए। तो पहला चैप्टर आता है लेवी एंड कलेक्शन, मतलब किस चीज के ऊपर जीएसटी लगेगा और किस चीज के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, किस कंडीशन में जीएसटी लगेगा, किस कंडीशन में जीएसटी नहीं लगेगा। ये वाला चैप्टर बताता है आपका लेवी एंड कलेक्शन, किस तरीके से जीएसटी लगाना है। ये चैप्टर आपको बताता है। इसमें सेक्शन 7 से लेकर के 9 तक के सारे कवर हो जाते हैं जीएसटी के। तो अगर हम बात करें इसके पहले पार्ट की, तो पहले जो हमको पता करना है, पहले तो जीएसटी किस चीज के ऊपर लगता है, किस चीज के ऊपर जीएसटी लगता है, पहले मुझे बताओ। गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस। और कोई? किस पे लगता है? अलका, किस पे लगता है जीएसटी? हेलो हेलो, हाँ, किस पे लगता है जीएसटी? सर, गुड्स और सर्विसेज पे। गुड्स एंड सर्विसेज पे। अंजलि? प्रीति? प्रीति बताओ किस पे लगता है जीएसटी? जीएसटी किस पे लगता है? सप्लाई के, गुड एंड सर्विसेज एंड सप्लाई या करते थे। हाँ, गुड। कंप्लीट डेफिनेशन होनी चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज पे कैसे जीएसटी लग जाएगा? खाली जी मान लीजिए कोई गुड्स रखा हुआ है तो उसके बाद जीएसटी लग जाएगा? नहीं, जब आप उसको सप्लाई करोगे तब जीएसटी लगेगा। तो आपको क्लियरली बोलना है। जब देखो, एक तो होता है आपका टेक्निकल आंसर, आप अगर किसी को बोलोगे गुड्स एंड सर्विसेज तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जाओगे और आप आंसर ये दोगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तब डेफिनेशन पूरी हुई ना। मान लीजिए आपकी स्टोर पे गुड्स रखा हुआ है, सर्विस लगा हुआ है, तो क्या उसमें जीएसटी लग जाएगा? नहीं, जब तक उसमें कोई मूवमेंट या सप्लाई नहीं हो रहा वो, तब तक जीएसटी क्यों लगेगा? तो जीएसटी कब लगता है? जब कानून में बोला जब आप इसे सप्लाई करोगे, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब आप करोगे तो इस पे जीएसटी लग जाएगा। क्लियर है? तो आखिर ये सप्लाई होती क्या है? सप्लाई का मतलब क्या होता है? सर उसको मतलब मूवमेंट होना, जैसे कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करना, बिल्कुल करेक्ट है। सप्लाई का मतलब क्या होता है? देखो, सप्लाई की डेफिनेशन दे रखी है, सेक्शन 7 में दे रखी है। सेक्शन 7 1A 1B 7 1C D, ये वाली जो डेफिनेशन है, ये सप्लाई की डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। सप्लाई आखिर का, सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई मींस, पहले पढ़ते हैं। सप्लाई मींस ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। आपको सेक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सेक्शन पे कोई नजर नहीं देना, आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। मैं कुछ बता रहा हूँ सप्लाई का मतलब क्या हुआ। सप्लाई का मतलब खाली गवर्नमेंट बोल सकती थी सेल, कि अगर आप किसी को सेल करोगे तो जीएसटी लगेगा ना। उन्होंने उसका ना, अगर सेल पे दे देती, तो जैसे मान लीजिए मैं किसी की शॉप पे गया, मेरे पास मोबाइल है, सेकंड हैंड मोबाइल है, और मैंने सेकंड हैंड मोबाइल उसे दिया और उसने मुझे नया मोबाइल दे दिया, उसके पैसे दे दिए, तो यहाँ तो उसने मुझे सेल ही नहीं करी, यहाँ तो एक्सचेंज करा। हो सकता है मान लीजिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट रखा हुआ था और मैंने जाकर के शॉप पे दिया और उसने मुझे उसके एक्सचेंज में कुछ और दे दिया और मैंने कुछ पैसे भी नहीं दिए, तो इसका मतलब यहाँ पे सेल तो हुई नहीं, तो इसका मतलब जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये डेफिनेशन से बाहर हो जाता। तो उन्होंने एक डेफिनेशन को बहुत ब्रॉडर वर्ड दे दिया, सप्लाई। उन्होंने बोला ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑल सर्विसेज मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर द कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ सप्लाई, किसी तरीके की भी गुड्स को सप्लाई या सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हो जिसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, और वो बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस के पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा, वो सप्लाई कीजिए। जैसे मान लीजिए, अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको ना, अब मैं आटा खरीद के लेकर आया घर पे, और आप मेरे पड़ोसी हो, और मेरे को आपके घर में आटा नहीं है। मैं आटा खरीद के लेकर आया, और आटा खरीद के लेकर आया, मान लीजिए 20 रुपए के हिसाब से लेकर आया। आपने कहा सर मुझे 10 किलो आटा आप मुझे दे दो, और पैसे मुझसे ले लेना, दुकान में मिल नहीं रहा है तो आप मुझे दे दो। तो पड़ोसी मेरे पास आया, तो मैंने उसे आटा बेच दिया, मैंने उसे आटा बेच दिया। अब 240 रुपए का मैंने उसे बेचा, तो क्या मुझे उसे जीएसटी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए?
सर अगर नहीं लग बेचने वाला रजिस्टर्ड है तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। नहीं, मैंने आपको बड़ा एक सिंपल सा केस बताया ना, मैं अपने घर के लिए आटा सर, आटा ये लेकर आया। बिजनेस पर्पस नहीं हुआ ना। हाँ बिल्कुल करेक्ट। देखो क्योंकि मैं ये अपने घर के लिए खरीद के लेकर आया था और मेरे पड़ोस में किसी को चाहिए था तो मैंने उसे बेच दिया। तो ये फर्दर देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है, कंसिडरेशन तो है पहले चीज, पहले उसमें कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, कुछ भी कंसिडरेशन के रूप में आना चाहिए। तो कंसिडरेशन के रूप में पैसा आ रहा था, लेकिन वो फर्दरनेस ऑफ बिजनेस मेरे बिजनेस का एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, मेरे बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, इस वजह से उसके ऊपर मैं जीएसटी नहीं लगाऊंगा। लेकिन यही चीज अगर मैं दुकान से खरीदूंगा तो क्योंकि उस पर मुझे मैं उसे कंसिडरेशन भी दे रहा हूँ, उसके बिजनेस का एक्टिविटी का पार्ट भी है, इसलिए उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो बोला गया ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, अगर आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हो जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है और वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए किया जा रहा है, तो वो आपका जीएसटी की लायबिलिटी में आएगा, उसके ऊपर आपको जीएसटी लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो सच एज। अब उन्होंने ये नहीं बोला जैसे कि एग्जांपल, जैसे उन्होंने ये बोला यही बस, उन्होंने जैसे बोला जैसे कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंसिंग, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, जैसे कि एग्जांपल है, इस तरीके की अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हो आप तो वो भैया आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी सप्लाई कहलाएगी और उसके ऊपर जीएसटी कहलाएगा। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा कि भाई इसकी सिर्फ ये चीजें क्या होंगी, सप्लाई होंगी, उन्होंने एग्जांपल दे दिया सच एज, जैसे कि ये। बस सिंपल से आपको ये समझना है कि अगर आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हो किसी को और उसके एवज में कुछ कंसिडरेशन के रूप में आ रहा है और वो बिजनेस आपके फर्दर बिजनेस का पार्ट है, तो उस केस में आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा, आपको जीएसटी लगा के उसे बेचना पड़ेगा और सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो पहली डेफिनेशन तो ये बताई उसने, इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विदाउट और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। कुछ ठीक है ना, ये बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विसेज फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विसेज आर फॉर अ कंसिडरेशन, जिसमें कंसिडरेशन हो विदाउट वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ परचेज। कुछ सर्विसेज होंगी जो आपने इंपोर्ट करी है, क्या करिए, इंपोर्टेशन, मतलब जो आपने कंट्री के बाहर से इंपोर्ट करी है, हो सकता है उसमें कंसिडरेशन तो हो लेकिन वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट ना हो, लेकिन तब भी आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा। मतलब अगर आपने कोई भी सर्विस इंपोर्ट करी है, सेक्शन 7(1)(b) क्या बोल रहा है, अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट करी है और उसमें आपने कुछ कंसिडरेशन तो दिया है, कुछ दिया है, लेकिन वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो भी उस पर जीएसटी लगेगा। बात समझ में? जैसे मान लीजिए इंडिया के बाहर कोई मेकअप वो है सर्विस प्रोवाइड करता है, मैंने कहा मेरी मतलब मैं किसी शादी में जाने वाला था ओकेजन में, और मैंने कहा एक काम करो जरा मेरे घर में आ जाओ और आकर के इनका मेकअप कर दो। तो उन्होंने एक सर्विस प्रोवाइड करी, मैंने उन्हें उनका पैसा दिया। अब ये मेरी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट बना है, जो मैंने सर्विस ली है उसका बिजनेस एक्टिविटी पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? यस लगेगा। कहा गया अगर कोई भी आप इंपोर्टेशन कर रहे हो सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हो, उसमें कंसिडरेशन दे रहे हो, चाहे उसमें वो आपकी एक्टिविटी का बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है या नहीं है, आपको उस पर जीएसटी लगाना पड़ेगा और सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक बोला मैंने, ये समझ में आई बात? हाँ या ना बोल दे करो भाई, नहीं आया समझ में? ये सर आ गया। आ गया? किसी को नहीं आता है तो भाई आप लोग मुझे रोक सकते हो, सर ये फिर से समझा दो, ठीक है? तीसरी बात क्या बोली जा रही है, देखो पहली बात उन्होंने बोली, हाँ जी बोलो सर, एक बार इंपोर्टेशन वाला दोबारा बता दीजिए। ठीक है। देखो पहली वाली कंडीशन क्या बोली उन्होंने, पहली वाली कंडीशन बोली कि all form of supply of goods or services in which consideration is required and that should be course or furtherance of a business। तो जिस सर्विस जो भी सप्लाई आप गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो उसमें कंसिडरेशन और फर्दर आपके बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है, तो वही सप्लाई कहलाएगी। लेकिन आपने दूसरी कंडीशन में बोला कि अगर आपने कोई भी सर्विस इंपोर्ट करी है, उसमें कंसिडरेशन तो इन्वॉल्व है, लेकिन वो चाहे वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है या नहीं है, फिर भी वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा और उसके बाद जीएसटी लगाना पड़ेगा। ये दूसरी वाली कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, सप्लाईज स्पेसिफाइड टू बी ट्रीटेड एज सप्लायर्स मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। मतलब क्या है, कुछ सप्लायर्स ऐसी हैं, स्पेसिफाइड सप्लायर्स हैं कुछ, जिसमें कुछ कंसिडरेशन, कुछ मिल नहीं रहा है आपको, आपने वो दे तो दिया, बेच तो दिया, लेकिन वो मिलेगा नहीं उसमें कुछ, और उसके बाद भी आपको उस पर जीएसटी लगाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा केस होगा भाई कि मैंने कुछ सामान बेचा, मुझे कुछ बेचा या मैंने कुछ ट्रांसफर किया और मेरे को कुछ पैसा मिला नहीं, तो उस केस में क्या होगा, जीएसटी लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए देखो होता क्या है, कभी कभी ना ये चोरी करने के चांसेस होते हैं,
इसको पकड़ने के लिए लूप होल थे, तो उसको पकड़ने के लिए ये वाली सब चीजें लगाई गई। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए जैसे मेरा कार का शोरूम है, अब क्या हुआ, मैंने 10 कारें मैंने सेल करी, तो मैं 10 कारों का जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट मैंने इस महीने 11 कारें बेची थी, जिसमें से एक कार मैंने बोली कि मैंने बेची नहीं है, मैंने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे दी। मैंने अपने एम्प्लॉय को क्या दे दी, गिफ्ट दे दी। या मैंने बोला कि मैंने अपने भाई को, मेरे भाई आया था, मैंने उसे बोला कि भाई तू रख ले, तो मैंने उससे पैसे लिए नहीं। जब पैसे लिए नहीं तो रूल में तो ये बोल रहा है ना कि अगर आपने कोई सप्लाई करी है उसमें कंसिडरेशन होना जरूरी है और बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट होना जरूरी है। देखो ये मैंने जो मेरी कार थी वो मैंने गिफ्ट में अपने भाई को दे दी, अब उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो इसका कंसिडरेशन तो आया नहीं, तो इसका मतलब वो जीएसटी तो उस पर लगेगा नहीं, क्योंकि वो कंसिडरेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब जब कंसिडरेशन नहीं है तो डेफिनेशन के अंदर नहीं फॉल कर रहा है, तो वो सप्लाई कैसे कहलाएगी? सप्लाई तो नहीं कहलाएगी। सप्लाई कहलाने के लिए कोई भी चीज गुड्स या सर्विसेज होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। तो गुड्स तो था, वो फर्दर बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट भी था, क्योंकि वो मैंने सामान जो कार खरीदी तो बिजनेस के लिए खरीदी थी, और मैंने जब उसे दिया तो उसमें मैंने पैसा नहीं लिया, तो वो कंसिडरेशन मेरे पास उसका आया नहीं, तो इसका मतलब मुझे उसे जीएसटी लगा के बेचना चाहिए। अब ये मैं कर क्यों रहा था? ये हो सकता है मैंने किसी क्लाइंट को बेचा हो और मैंने उससे कैश में पैसा ले लिया हो और मैं इस सेल को छुपाना चाह रहा हूं, तो मैंने दिखा दिया कि भाई मैंने जो कार है किसी को परमानेंटली ट्रांसफर कर दी, तो उसका पैसा मुझे मिला नहीं। गवर्नमेंट कह रही है कि भैया ऐसा अगर करोगे तो इस पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। कब? पहले कंडीशन उन्होंने, देखो ये शेड्यूल दे रखा है, कुछ सप्लाई ऐसी होंगी जिसमें कंसिडरेशन नहीं आएगा, उसके एवज उसके बावजूद आपको उसके ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा और अपनी बुक में सेल में दिखाना पड़ेगा। वो किस तरह की, वो कौन कौन सी सप्लाई होंगी, वो आपकी इस शेड्यूल 1 में दिखा रखी है। आपके जीएसटी के लॉ में 3 शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 ये बताता है कि वो सप्लाई जिसमें कंसिडरेशन नहीं मिला, कंसिडरेशन मिला नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दैट यू हैव टू चार्ज जीएसटी, ठीक है ना। वो उसमें सबसे पहला पार्ट जो दे रखा है वो दे रखा है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट फॉर विच आईटीसी इज अवेल्ड। मतलब क्या है? मतलब कोई भी एसेट आपने किसी को ट्रांसफर कर दी, जैसे कोई कार है, मेरा कारों का बिजनेस है, मैंने कार खरीदता हूँ बेचता हूँ, अब मैंने कार खरीदी तो मैंने उसका टैक्स क्लाइंट को दिया होगा, तो इनपुट टैक्स मेरे पास रखा होगा, है ना। हेलो, समझ में आ रहा है? यस यस कि सर। मैंने पीछे इनपुट टैक्स ले रखा होगा। अब इस महीने मान लीजिए मेरी सेल हुई, तो उसके इनपुट को मैं अपनी सेल से, मान लीजिए वो कार जो है, उस कार का इनपुट को मैं अवेल कर चुका हूं, उस इनपुट को मैं अपने आउटपुट में से, जो आउटपुट मेरे पास इस महीने का आया था उससे माइनस कर चुका हूं, करेक्ट है। माइनस करने के बाद नेक्स्ट मंथ मैंने क्या करा, उस कार को, जिस कार का मैं इनपुट ले चुका हूं, उसको मैंने किसी को परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया कि भैया लो तुम ये रख लो, और उसका पैसा मैंने ले लिया उससे, या डिस्पोज कर दिया, खराब होगी डिस्पोज हो गई, आपकी डिस्पोज खराब होगी, खत्म होगी, मतलब किसी भी कारणवश मैंने उसे परमानेंट ट्रांसफर कर दिया कि भैया लो आज से तुम्हारी होगी। मैंने गवर्नमेंट को बता रहा हूँ कि भैया मैंने अपने भाई को दे दी एग्जांपल के तौर पे, अब उसका पैसा नहीं आया, लेकिन मैं उसका इनपुट ले चुका हूँ। जब मैं उसका इनपुट ले चुका हूँ तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया चलो आप उसे किसी को भी दो, परमानेंट अगर आपने ट्रांसफर कर दिया तो करना है तो कर दियो, लेकिन आप उसे अपनी सेल का हिस्सा बनाओगे और उसके बाद जीएसटी हमें गवर्नमेंट को जमा करोगे। वो कौन सी वैल्यू होगी जो सेल का हिस्सा बनाना और कितना जीएसटी चार्ज होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमें ये पता करना था कि क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप बोलोगे हाँ लगेगा। आप लोगों को अगर ये कानून पता होगा तो किसी कंपनी में जब जाओगे तो वहां पर आपको ये चीजें, बहुत सारी चीजें होंगी, आपका जो लाला जी होंगे जो, या फिर आपके जो बॉस होंगे, वो कहेंगे एक काम करो यार, ये काम करो, जो हमारे 10 कारें बेची है उसमें से एक काम करो, 9 कारों की तो सेल दिखा दो, एक कार दिखा दो कि मैंने अपने डायरेक्टर को दे दी गिफ्ट या अपने इसको दे दी गिफ्ट, ठीक है। तो आप मना करोगे नहीं नहीं सर ऐसे करोगे तो कोई फायदा नहीं है, उसको आपको सेल का हिस्सा बनाना पड़ेगा क्योंकि उसका इनपुट हम ले चुके हैं पीछे, रूल ये बोलता है। तो पहला केस आपको शेड्यूल का 1 का समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? नो सर। गुड। सेकंड पॉइंट है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, गिफ्ट और लेस देन 50,000 इज वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। मतलब क्या है? मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दे दिया, अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दे दिया, अगर वो गिफ्ट 50,000 रुपए तक है तब तो कोई बात नहीं। अगर वो एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट जो है वो 50,000 रुपए तक, जैसे मान लीजिए मेरे पास मेरा जिस चीज का बिजनेस है, मेरा लैपटॉप का बिजनेस है, मैंने एक लैपटॉप उठाकर अपने एम्प्लॉय को दे दिया, अगर वो 50,000 तक है तब तो कोई बात नहीं। 50,000 से ऊपर हुआ
तो उसे आप अब उसका पैसा तो गिफ्ट है तो ऐसा तो आएगा नहीं, कंसिडरेशन तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको उसका जीएसटी आपको अपनी बुक में दिखाना पड़ेगा अगर वो 50,000 से ऊपर है। दूसरी चीज जो बोली है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन कौन होता है ये मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। रिलेटेड पर्सन कौन होता है? रिलेटेड पर्सन होता है वो बंदा जिसका मेरी कंपनी में पर्सनल इंटरेस्ट है। जैसे मेरे डायरेक्टर है, मेरे डायरेक्टर हो, मैंने अपने डायरेक्टर को कोई गिफ्ट दे दिया, मैंने अपने डायरेक्टर को कोई भी प्रोडक्ट दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो मैंने उसे पैसे तो लेने नहीं है। तो अगर आप ऐसे कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उस केस में भी वो भी सप्लाई के डेफिनेशन में आएगा। उसे सप्लाई आपको अपनी बुक में सेल उसकी दिखानी पड़ेगी और उसके ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन हुआ? मेरी ब्रांच का, मेरी एक ब्रांच दूसरी जगह पे है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन है मेरे। मैं अगर उससे वहां पे माल भेज रहा हूं तो मुझे अपनी बुक में जीएसटी बना के बिल बना के उसे भेजना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि उसका पैसा तो मेरे पास आएगा नहीं, लेकिन उसके अलावा मेरे को उसके ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा और उसको अपनी सेल का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो बोला गया अगर आप किसी रिलेटेड पर्सन को कर रहे हो, कोई भी सप्लाई या डिस्टिंक्ट पर्सन को कर रहे हो जो कि आपका कोर्स ऑफ बिजनेस फर्दर ऑफ बिजनेस के लिए किया जा रहा है, तो वो आपकी सप्लाई कैसे बनेगा। एंड अगर आपने गिफ्ट दिया है 50,000 से ऊपर तक का आपने एम्प्लॉय को दिया है तो वो सप्लाई का डेफिनेशन में आएगा, अदरवाइज सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएगा। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया 50,000 तक का तो कोई बात, क्योंकि एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयर का क्या होता है? रिलेटेड पर्सन होता है। लेकिन अगर उसे दिया है तो 50,000 तक का गिफ्ट दिया तो कोई बात नहीं, 50,000 से दोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, उसमें जीएसटी लगाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। गुड गुड। सेकंड थर्ड पॉइंट देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय टू प्रिंसिपल, टू बाय एजेंट, वेयर एजेंट अंडरटेकन टू सप्लाई रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब क्या है? जैसे ये क्या होता है, कुछ ऐसी जगह होती है, जैसे मान लीजिए मेरा जो शोरूम है वो मेरी जहाँ पे फैक्ट्री है वो शीलाकुई में है। अब मैं वहां से सामान तो बेच नहीं सकता। मेरे को एक एजेंट ने बोला, मेरा पलटन बाजार में एक एजेंट है, उसने बोला कि मैंने बोला कि सर मेरा सामान अपने पास रख लो, जब बिकेगा तो मुझे पैसे दे देना। तो मैंने अपना प्रोडक्ट अपने फैक्ट्री से उसकी गोडाउन में भेजा, तो मैंने भेजा तो मेरे गोडाउन, मेरे प्रोडक्ट तो मेरे जा रहा है ना मेरे पास से, तो क्या अब उस टाइम तो पैसा वो मुझे देगा नहीं, क्योंकि वो जब बिकेगा तब पैसा देगा। तो क्या मुझे उसके ऊपर जीएसटी लगाना चाहिए? यस, जीएसटी उसके ऊपर लगेगा। कहा गया अगर आप किसी को सप्लाई ऑफ गुड्स बाय टू प्रिंसिपल, टू बाय एजेंट, where agent undertaken to the supplier receive such goods on behalf of the principal, मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो एजेंट सारे ट्रांजेक्शंस कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरे बिहाफ पे वो सारे प्रोडक्ट को बेच रहा है, उसका पैसा ले रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो मैंने जो उसको प्रोडक्ट भेजा है तो वो क्या सप्लाई के डेफिनेशन में आएगा? हाँ, मुझे वो सप्लाई के डेफिनेशन में डालना पड़ेगा, उसके बाद जीएसटी लगा करके उस एजेंट को वो प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये था। चौथा पॉइंट क्या है? Importation of services from a related person or from any of his other establishment outside India in the course of furtherance of business। मतलब क्या है? मान लीजिए मेरी कोई ऑडिट फर्म है, मेरी कोई सीए फर्म है इंडिया के बाहर, ठीक है, और इंडिया के बाहर वो मेरी फर्म है, मेरी एस्टेब्लिशमेंट है वो इंडिया के बाहर है। अब मैंने उसे बोला है मेरे इस ऑफिस का चलो एक ऑडिट कर दो, तो उसने ऑडिट कर दिया। अब ऑडिट कर दिया तो वो पैसे तो लेगा नहीं मुझसे, क्योंकि वो मेरी फर्म ही है। तो कहा गया कि अगर आपने, लेकिन वो मेरे बिजनेस का हिस्सा है ना, मेरे बिजनेस का पार्ट है, मेरे बिजनेस की एक्टिविटी है, तो उस केस में आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा और उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। बोला गया देखो, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, अगर किसी रिलेटेड पर्सन से आपने कोई भी सर्विस ली है आउटसाइड इंडिया से, ठीक है ना, या अपनी ओन एस्टेब्लिशमेंट से ली है, ठीक है, एनी हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट, जो मेरी अदर एस्टेब्लिशमेंट उससे ली है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, वो सप्लाई कहलाएगी और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। क्लियर है? ये चारों पॉइंट सबको समझ में आ गए? यस सर। क्लियर ना सभी को? चलो, ये हमारा था शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 हम लोगों ने बड़ा डिटेल में पढ़ लिया। फिर बात करते हैं एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ। देखो एक चीज बताओ, हर डेफिनेशन में बोला गया, देखो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंटली क्या बोल रही है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और अ सर्विसेज मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर द कंसिडरेशन। तो इसका मतलब है कभी भी जब कभी भी कोई तुमसे पूछेगा कि क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप क्या क्या चीजों से चेक करोगे? आप ये चेक करोगे कि एक तो सप्लाई हो रही है, दूसरा वो सप्लाई क्या हो रही है, गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, तीसरा उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए, चौथा उसमें बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब है सप्लाई पहले हमने चेक कर लिया, पहले ये तो चेक कर ले कि वो उस कैटेगरी को गुड्स बोला भी जाता है, गुड्स है या सर्विसेज है। ये कैसे पता चलेगा कौन सी चीज गुड्स है कौन सी चीज सर्विसेज है?
मुझे एक चीज बताओ, मान लीजिए तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हो रहा है और केटरिंग मैंने ले ली तुमसे, तो मैंने तुम्हें केटरिंग जो तुम्हें मैं केटरिंग की सर्विस जो केटरिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस फैसिलिटी में उस फैसिलिटी को तुम किस कंसीडर में कर रखोगे? उसे सर्विस बोलोगे या फिर उसे गुड्स बोलोगे? क्योंकि मैं तुम्हें खाने पीने की सामान भी दे रहा हूँ और वो भी दे रहा हूँ, तो उसे सर्विस बोलोगे गुड्स बोलोगे? सर्विस बोलेंगे सर। सर्विसेज। सर्विस। कैसे गुड्स भी तो दे रहा हूँ, उसमें खाने पीने का सामान भी दे रहा हूँ। सेल भाई मैं तुम्हारे घर में कैटरिंग करके दे रहा हूँ, तो मैं तुम्हें सामान भी तो दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ जो खाना पीने का है। तो सर वो सब तो सर्विस में इंक्लूड हो जाएगा ना? कैसे? मान लीजिए एक चीज बताओ, तुम अभी तो हमें एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर दे दिया ना, मतलब हमें मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ना पूरा, अच्छा तुम कि आपको मतलब ये अभी तुम किसी दुकान पे गए और तुम्हें दुकान में जाकर के तुमने बोला मुझे बर्गर बना के दे दो, तो वो क्या होगा? सर्विस होगी गुड्स होगा? गुड्स होगा। है गुड्स होगा वो गुड्स होगा। क्यों वो गुड्स क्यों है? क्योंकि वहां पे भी तो तुमने बोला कि मुझे ये बर्गर बना के दे दो, और वैसे तुमने वहां पे बोला मुझे खाना बना के दे देना भाई। ठीक है, मतलब क्लियर है? तुम लोग को समझ में आ रहा है? वैसे जो तुम बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लेकिन क्या है कि अभी ऑथेंटिकेशन नहीं है। आप लोग देख लोगे, एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा, अरे हाँ ये चीज ऐसे होती है, तो फिर आपसे मैं कल के जब पूछूंगा तो आप बताओगे सर मैं नहीं बोल रहा है, एक लिखा हुआ है, ये इस रीजन से लिखा हुआ है और यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, तो मेरे को ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। तो वही चीज उन्होंने बोली है। शेड्यूल 2 जो है हमारा, वो ये बताता है कि कौन सी चीज गुड्स कहलाएगी और कौन सी चीज सर्विसेज कहलाएगी। तो शेड्यूल 2 अभी हम पढ़ेंगे। तीसरी बात आती है एक्टिविटी नॉट टू बी ट्रांसफर्ड। कौन कौन सी चीजें जो होंगी वो ना तो गुड्स मानो ना सर्विस। आपको लगेगा ये गुड्स है, आपको लगेगा ये सर्विस है, लेकिन आप उसे ना गुड्स बोलो ना सर्विस बोलो, क्योंकि कानून में मना कर दिया। एक्ट में बोल दिया कि भैया इसको ना तो गुड्स मानो ना इसे सर्विस मानो। अब जब ना ये गुड्स है ना सर्विस है, तो इसका मतलब है अगर आप इसे सप्लाई भी कर रहे हो, चाहिए बिजनेस आपकी बिजनेस भी है, तब भी उसे रजिस्ट्रेशन लगेगा, क्योंकि ना तो गुड्स है ना सर्विस है। तो वो किसमें पता चलेगा? शेड्यूल 3 में पता चलेगा, वो भी हम देखेंगे भी। नेक्स्ट है बाय नोटिफिकेशन ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ अ जीएसटी काउंसिल ट्रीट एक्टिविटी एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सर्विसेज, गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड नॉट गुड्स। मतलब क्या है? किसी भी गवर्नमेंट ने एक ना क्या करी है, जीएसटी काउंसिल बनाई है, उसका कोई भी नोटिफिकेशन आ सकता है कि कभी भी कोई भी चीज वो बोल सकते हैं कि इसे गुड्स मानो, इसे सर्विस मानो ना मानो, इसे सर्विस मानो, इसे गुड्स ना मानो। तो ये चीज इसमें डिफाइन करेगी। ये पूरा इन एंड ऑल सप्लाई की डेफिनेशन के बारे में, कि सप्लाई के बारे में कैसे पता चलेगा। पहला मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, पहले की बात पढ़ी हमने कि सप्लाई क्या होती है? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के पार्ट है, वो आपकी सप्लाई कहलाएगी। इंपोर्ट अगर आपने कोई सर्विस करी है, चाहे उसमें कंसिडरेशन तो है चाहे, लेकिन वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो भी उसे सप्लाई करेंगे। कुछ सप्लाई होंगी जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, कंसिडरेशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे सप्लाई करेंगे। उसमें परमानेंट ट्रांसफर हो गया, रिलेटिव पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, प्रिंसिपल टू एजेंट कर रहे हो, इंपोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज कर रहे हो फ्रॉम रिलेटिव पर्सन से। फिर हम लोगों ने शेड्यूल 2 पढ़ना है, अभी शेड्यूल 3 पढ़ना है, ये दोनों चीजें पढ़नी है। तो पढ़ते हैं। शेड्यूल 2 पढ़ रहे हैं। शेड्यूल 2 हमें क्या बताता है? मैंने बोला कौन कौन सी चीजें होंगी जिसे गुड्स बोला जाएगा, कौन सी चीज होगी जिसे सर्विस बोला जाएगा। तो अगर आप किसी को, पहला हमें हेडिंग पढ़ते हैं ट्रांसफर। अगर आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर का मतलब समझ में आता है? ट्रांसफर का मतलब होता है कि ऑथेंटिकेशन किसी को और को दे देनी, कि भैया ये प्रोडक्ट आज से तुम्हारा हुआ, ये प्रोडक्ट आज से तुम्हारा हुआ, दैट इज ट्रांसफर। तो अगर वो बोल रहे हैं एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, मतलब मैंने बोला ये मोबाइल आज से, ये गुड्स, मोबाइल गुड्स का मतलब क्या हुआ? मोबाइल। मैंने कहा मोबाइल, ये मोबाइल आज से तुम्हारा हुआ, तुम्हारा हो गया, तुम्हारे नाम पर इसका टाइटल ट्रांसफर हो गया। तो इस एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? इस एक्टिविटी को हम बोलेंगे गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर मैंने बोला एनी ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर्स इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ द टाइटल, मतलब क्या है? मैंने बोला आज से ये मोबाइल तुम इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो, ये तुम्हारा है नहीं, ये इसको सिर्फ तुम क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वो क्या कहलाएगा आपका? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कि जिस केस में आप ये बोल रहे हो कि भैया ये गुड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ इसका टाइटल मेरे पास ये और सिर्फ इसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपका हो जाएगा सर्विसेज। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स वेयर इज द प्रॉपर्टी इज गुड, प्रॉपर्टी इन गुड्स विल
पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन और एग्रीड दैट इज गुड्स। मतलब क्या है, उस केस में जैसे हायर परचेज होता है कि भैया लो ये आज से गुड्स तुम रख लो, इसका पैसा मुझे देते रहो, जब इसकी फाइनल पेमेंट आपकी आ जाएगी तब ये गुड्स आपका हो जाएगा, ठीक है ना। टाइटल आपका ट्रांसफर तब होगा जब मेरी फुल कंसिडरेशन आ जाएगी, तो उसे भी हम गुड्स कहेंगे, उसे भी हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? तीनों में से किसी चीज में समझ में दिक्कत आई तो बताओ। नहीं सर, क्लियर है। और कोई? सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें, एनी लीज, अगर आपने किसी लैंड को या बिल्डिंग को, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंसी, ऑक्यूपाइड लैंड, अगर आपने किसी लैंड को, जमीन, बिल्डिंग को किसी को लीज पे दिया, टेनेंसी पे दिया, लीज पे दिया, तो ये सारी क्या सर्विसेज है, ये तो हमें पता है। Any lease or letting out of the building, including a commercial, industrial, residential complex of the business or commercial, either wholly or partly. अगर आपने किसी कॉम्प्लेक्स को दे दिया, बिल्डिंग में कॉम्प्लेक्स में जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे दिया, फिर सॉरी कमर्शियल पर्पस के लिए दे दिया, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए दे दिया, तो वो आपका क्या होगा, सर्विस के दायरे में आएगा और उस सर्विस के डेफिनेशन में आएगा और आपको सर्विस की ट्रीट करना है। इंपॉर्टेंटली इसमें थर्ड पॉइंट है, देखो सेकंड पॉइंट बहुत आसान था, उसमें आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपने किसी को रेंट में दिया है, फिर लीज में दिया है, तो वो सर्विस में आएगी। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन अनदर पर्सन गुड्स, मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि कल मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मान लीजिए एक शेरवानी बन रही है, उस शेरवानी का कुछ पार्ट मैंने कहा, मैं उस शॉप पे गया, वो शेरवानी बन रही थी, उन्होंने कहा कि इस पे जो ऊपर कलाकारी का काम है या जगह का काम है वो कोई और करेगा, तो वो मैं करता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है सर मैं कर दूंगा, मैं लेके आया उसे मैंने काम करा, उसे काम करके उसे दे दिया। तो जो मैंने काम किया है वो मैंने क्या दिया, मैंने गुड्स प्रोवाइड करा है, सर्विस प्रोवाइड करी। मैंने किसी और की एसेट पे अपना कुछ एसेट पे कुछ काम करके दिया, उस कुछ प्रोसेस को कुछ जॉब प्रोवाइड करके दिया, उसे हम जॉब वर्क बोलते हैं। तो उसको बोला गया एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन अनदर पर्सन्स गुड्स, किसी दूसरे के गुड्स पे आपने कोई प्रोसेस, कोई ट्रीटमेंट किया है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसे गुड्स बोलेंगे कि आपने गुड्स प्रोवाइड करा, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, आप सप्लाई ऑफ सर्विस। तो हमने वो बड़े क्लियरली बोल दिया सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। समझ में आ रहा है ना बड़ा? यस सर। यस सर। गुड। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। अगर आपने कोई बिजनेस, हाँ जी, हाँ सर, कंसिडरेशन का मतलब क्या है सर, मतलब इस वर्ड का? कंसिडरेशन का मतलब होता है जैसे मैंने आपको सामान बेचा और आपने उसके वजह में मुझे क्या दिया, आपने उसके वजह में मुझे पैसे दे दिए, दैट इज माय कंसिडरेशन, ठीक है। या हो सकता है आपने मुझे पैसे ना देकर कुछ और दे दिया, ठीक है ना, उसके कंसिडरेशन में कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कंसिडरेशन। ओके सर। अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ गुड्स सो एज टू नॉट लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस एसेट विदर और नॉट टू बी कंसिडरेशन। मतलब क्या है, कोई भी बिजनेस एसेट को आपने ट्रांसफर कर दिया, आपके पास कोई बिजनेस एसेट रखी हुई थी, उसे आपने बेच दिया जो आप आगे काम नहीं आएगी, और उसमें आपको कुछ पैसा मिले, कंसिडरेशन मिले या नहीं मिले, आपने उसे आगे डिस्पोज कर दिया, किसी को दे दिया, तो उस एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। बड़ा सिंपल सा है, अगर आपकी कोई पर एसी रखा हुआ था, आपने उसे मान लीजिए उसे जिसको खराब हो गया, टूट गया, या आपने किसी को बेच दिया, तो फिर उस केस में उसे क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स आर पुट टू एनी प्राइवेट यूज or are used or made available to any person for use for any person other than the purpose of the business whether or not for the consideration। मतलब क्या है, मतलब आपका कोई बिजनेस एसेट था जो प्राइवेट यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप अगर इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हो तो वो आपने गुड्स तो आपके पास ही है, लेकिन आप उसे इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हो, तो उस केस में आपको क्या वो चीज क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएगी। Any person cease to be taxable person, any goods forming part of the assets of any business carried by him shall be deemed to be supplied in the course of further of his business immediately before the cease to be taxable person except business is transfer or going concern। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस आप कर रहे थे और बिजनेस करते करते क्या हुआ, आपका बिजनेस बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने सीज कर दिया, तो आपको सीज करा, तो उस टाइम आपके पास कुछ ना कुछ एसेट रखी होगी, तो गवर्नमेंट कह रही है कि उस एसेट्स को ये मान लिया जाएगा कि वो आगे सप्लाई कर दी गई है, और उसके ऊपर जो जीएसटी कैलकुलेट होगा वो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब आपका जो बिजनेस सीज हुआ है उसके ऊपर जो जीएसटी आपके पास आया है
वो आपका शैल बी, देखो लिखा शैल बी डीम टू बी सप्लाई, वो सप्लाई मान लिया जाएगा कि सप्लाई होगी इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस इमीडिएटली बिफोर द सीज से पहले। लेकिन अगर वो जो सीज हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि गोइंग कंसर्न, मान लीजिए आपके बच्चे अब ये बिजनेस बंद हो रहा है, आने वाले अब इसके बाद ये कोई और संभालेगा, अगर इस तरीके से हो रहा है तो फिर वो बिजनेस को सप्लाई नहीं माना जाएगा। बिजनेस इज कैरिड बाय द पर्सन रिस्पेक्टिव हु इज डीम्ड टू बी टेस्टर, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो अगर वो होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो उस केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा, सप्लाई निकलाएगा, उसके बाद जीएसटी लग जाएगा और उससे बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है सर, ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया। लास्ट वाले में ये बोला गया है कि अगर आपका बिजनेस गवर्नमेंट ने किसी तरीके से बंद करवा दिया, सीज करवा दिया, तो जिस दिन पे आपका सीज करवाया तो जितनी भी आपके पास एसेट रखी होगी वो मान ली जाएगी, वो ये मान ली जाएगी कि वो सप्लाई हो गई, और उसके बाद जीएसटी की कैलकुलेशन आ जाएगी, वो आपका लिक्विडेटर जो आपका जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा वो निकालेगा। लेकिन अगर वो जो सीज हो रहा है, लेकिन वो सीज इसलिए हो रहा है क्योंकि आगे वो गोइंग कंसर्न किसी और पार्टी को ट्रांसफर हो रहा है और वो उससे संभालेगा, तो उस केस में नहीं होगा, उस केस में सप्लाई नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो अब बिजनेस होगा, किसी और ने कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो वो एसेट हुआ, वो चलाएगा। क्लियर है? तब बोला गया कि अगर ऐसा कोई हरकत होती है तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाया जाएगा। Then following to be treated as supply of services, कुछ ये चीजें हैं, इन्हें सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहेंगे। अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंटिंग में दी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकती, बिल्डिंग वगैरह हो गए, अगर आपने ये कोई प्रॉपर्टी दी है किसी को, तो वो सिंपल सी बात है, वो सर्विस है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम आप कर रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, इंटेंसिव फॉर सेल फॉर द बायर, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो और कंस्ट्रक्शन कर करके उसे बेचोगे, होली और पार्टी एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंस्ट्रक्शन इज रिसीव्ड फ्रॉम द आफ्टर इंश्योरेंस। बड़ा सिंपल, इसमें ना बहुत बारीकी है। इसमें क्या बोला गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर, wholly or partly except where the entire consideration has been received from the issuance of completion certificate were required by the competent authority or before its first occupation, whichever is earlier. Construction include addition, alteration, replacement and remodeling of any existing. मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपका कोई घर मैंने बोला मेरा घर बना के दे दो, तो जब वो घर बनाने के लिए अभी जो मैं पेमेंट दे रहा हूँ उसे पेमेंट देता जा रहा हूँ, तो अगर मान लीजिए ये तो हुआ, ये तो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा, ये कहलाएगा सर्विस। मैंने बोला मुझे एक ऐसी बिल्डिंग बना के दे दो, तो उसने बनाना स्टार्ट किया, मुझसे पेमेंट देना स्टार्ट कर दी और मैं पेमेंट उसकी दे चुका, ये तो होगी सप्लाई की डेफिनेशन में। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने एक बिल्डिंग बना ली, पहले बनाने के बाद उसे जब बेच रहा हूं तो पैसा कब आएगा, कंप्लीशन कंस्ट्रक्शन मैंने कर लिया, उसके बाद में उसे बेच रहा हूं, उसका पैसा उस टाइम आएगा, उस टाइम पे वो सप्लाई और सर्विसेज नहीं कहलाएगा और जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। जीएसटी के दायरे पे तभी आएगा जब आपका कंस्ट्रक्शन का पर्पस टाइम चल रहा है और उस टाइम पे पेमेंट आ रही है। पेमेंट अगर मान लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, फिर उसके बाद आपने अगर पूरी कंप्लीशन के बाद ली है, तो फिर वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट है टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मैंने कहा मेरे पेटेंट राइट आप इस्तेमाल कर लो, कोई राइट्स मैंने बोल दिया किसी को भाई तुम इस्तेमाल कर लो, तो ये इस्तेमाल करके उसने क्या करा, बुक्स छाप दी है, ऐसे छाप दी, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। मैंने आपको सर्विस दिया, उसने मुझे पैसा दिया। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजिंग, एडॉप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन, इंफॉर्मेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी काम हो रहा है जो डेवलपमेंट का, डिजाइन का, प्रोग्रामिंग का, कस्टमाइजिंग का, ये सारे काम जो होंगे वो सर्विस के दायरे में आएंगे, सर्विस डेफिनेशन में आएंगे। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट और टॉलरेंस टू एन सिचुएशन टू डू नॉट एक्ट। ठीक है ना, कोई भी काम ऐसा जो ना करने पर बोला जाए कि मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे को इतना पैसा दे देंगे, तो वो भी आपका सर्विस में आएगा। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस वेदर और नॉट फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड और कैश, डेफर्ड पेमेंट और वैल्यूएबल कंसिडरेशन। कोई भी ट्रांसफर करा आपने गुड्स का राइट किसी पर्पस के लिए कि भैया एक काम करो, ये वाला ये गुड्स है तुम इस्तेमाल कर लेना ऐसे, फिर उसके बाद मुझे दे देना, तो वो क्या होगा आपका सर्विस है कि आपने उसे राइट दे दिया कि भैया आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, फॉलोइंग कंपोजिट सप्लायर टू बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जो कंपोजिट सप्लाईज की जाती हैं उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहेंगे। कंपोजिट सप्लाई जो आप करोगे, कंपोजिट सप्लाई मैंने कल बताई थी, जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलकर के बेचे जा रहे हैं और
ठीक है। देखो इसके अंदर बड़ी कंपोजिट सप्लाई के अंदर 2-3 चीजें आएंगी। जैसे पहले वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे बिल्डिंग, मैंने कोई बिल्डिंग बनाने के लिए किसी को बोला और उस बिल्डिंग के अंदर देखो गुड्स भी बेचा जा रहा है, उसके अंदर सर्विस भी दी जा रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है और इस वर्क कॉन्ट्रैक्ट को हम इसको किसके अंदर डालेंगे? सर्विस के अंदर। क्योंकि देखो बेसिकली होता क्या है, एक तो होता है कि मैं घर गया, घर मुझे पसंद आया और मैंने घर खरीद लिया, तो इसका मतलब है मैंने पूरा गुड्स खरीदा। मैंने क्या बोला? खरीदा गुड्स। लेकिन मान लीजिए मैंने कोई बोला कि भाई एक काम करो, ये कमरे 2 कमरे ऐसे बनने चाहिए, एक हॉल बनना चाहिए, सारा डिजाइन मैंने बना के दिया, उससे बोला मेरा एक घर बना के दे दो। तो इसका मतलब है मैं उससे सर्विस ले रहा हूँ और सर्विस की वजह से वो, क्योंकि वो मुझे वो सर्विस देगा, उसकी वजह से उसे वो ईंटें लगानी पड़ेंगी, सरिये लगाने पड़ेंगे, सब चीजें। तो सर्विस की वजह से वो सारी चीजें बिक रही है। इसलिए हम उससे क्या कंसीडर करते हैं? सर्विस कंसीडर करते हैं। गवर्नमेंट ने उसको कंसीडर कर दिया कि भैया अगर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसे हम सर्विस बोलेंगे, ना कि हम गुड्स बोलेंगे। सेम उसी तरीके से जो मैंने अभी बताया था केटरिंग सर्विसेज बोली थी, केटरिंग सप्लाई ऑफ वे ऑफ पार्ट ऑफ एनी सर्विसेज ऑन एनी अदर मैनर व्हाटएवर ऑफ गुड्स बीइंग ऑफ फूड एनी अदर आर्टिकल ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन ऑफ ड्रिंक अदर देन अल्कोहल लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन वेयर सच सप्लाई ऑफ सर्विसेज और कैश डेफर्ड पेमेंट फॉर द अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। मतलब क्या है? मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई भी आपने चीज प्रोवाइड, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करी है, किसी बंदे को कहा है कि भैया मैं आपको ये गुड्स बना के दूंगा, तो वो सर्विस कहलाएगी। अब मैंने जैसे अभी एग्जांपल क्वेश्चन पूछा था तुमसे कि भैया एक चीज बताओ कि जो खाना तुम्हें केटरिंग का सर्विस प्रोवाइड करती है वो सर्विस ही है, तुमने सही बोला था, लेकिन सर्विस क्यों है? क्योंकि देखो क्या हुआ, मैंने बोला कि मुझे ना एक काम करना, मुझे अपने रिसेप्शन में एक तो शाही पनीर चाहिए, मुझे ये डिश चाहिए, मुझे इस तरीके की डिश चाहिए, इस तरीके, तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली उससे डिजाइन करके बनवाया, भैया ये बना के देना, इस तरीके की बिरयानी बननी चाहिए, ऐसे ऐसे बनना चाहिए, ये सब चीजें बननी चाहिए, आप मुझे बताओ पैसे। तो उसने मुझसे सर्विस ली है, क्योंकि वो अब उस तरीके की चीज मुझे बना के देगा, उसके लिए वो प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो मुझे गुड्स भी दे रहा है। तो इसे गवर्नमेंट ने कहा है कि इसे सर्विस की दायरे में रखो और इस सर्विस की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर अल्कोहल की बात होगी, मतलब कोई भी सर्व, कोई भी ड्रिंक, कोई भी फूड सर्व किया जा रहा है और उसका कंसिडरेशन लिया जा रहा है, सर्विस लिया जा रहा है, लेकिन अगर अल्कोहल है, अल्कोहल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन है, तो उसे इसके दायरे के अंदर नहीं रखा गया। ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला था मैं तुम्हें, जैसे तुमने एग्जांपल बोला था कि तुम किसी दुकान पे गए, मान लीजिए तुम मैकडी में गए और तुमने बोला मुझे एक पिज्जा बना के दे दो, वो भी सर्विस है, क्योंकि तुमने बोला मुझे पिज्जा बना के दे दो। एक होता है कि तुम्हारे पास पिज्जा रखा हुआ था किसी के पास और तुमने बोला मुझे ये पिज्जा दे दो, वो गुड्स है। कि जैसे आप किसी दुकान पे गए और वहां पे